परिचय। छात्रों, इस अध्याय के पहले भाग में हमने समावयवता और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। शोधन की कुछ विधियां ऊर्ध्वपातन, वर्णलेखन, आसवन आदि हैं। सर, ये ऊर्ध्वपातन क्या है? कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। चलो, अब कोई मुझे बताएगा कि ये वर्णलेखन क्या है? सर, वर्णलेखन किसी कार्बनिक मिश्रण में से अशुद्धियों को अलग करने और उसके विश्लेषण की एक विधि है। बहुत अच्छे आर्यन। अब हम शोधन की विधियों का अध्ययन विस्तार से करेंगे। इस अध्याय में आप कार्बनिक यौगिकों के शोधन और उनके मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों का वर्णन करना, कार्बनिक यौगिकों के गुणात्मक विश्लेषण को समझना, मात्रात्मक विश्लेषण का वर्णन करना। कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं: ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, क्रिस्टलन यानी क्रिस्टलाइजेशन, आसवन यानी डिस्टिलेशन, विभेदी निष्कर्षण यानी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और वर्णलेखन यानी क्रोमैटोग्राफी। अब हम एक एक कर सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्ध्वपातनीय कार्बनिक यौगिकों को दूसरे अशुद्ध यौगिकों जो ऊर्ध्वपातनीय नहीं हैं, उनसे पृथक करने के लिए किया जाता है। अशुद्ध कार्बनिक यौगिकों को छिद्रित एस्बेस्टास की चादर से ढकी हुई एक प्याली में रखकर गर्म किया जाता है, जिसके ऊपर एक उल्टी फनल यानी कीप रखी जाती है। कीप के स्तंभ में कपास भरा जाता है। गर्म करने पर ठोस यौगिक का वो हिस्सा जो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, एस्बेस्टस की चादर के छिद्र से गुजरकर कीप की ठंडी दीवार में संघनित हो जाता है। अशुद्धियां जो ऊर्ध्वपातित नहीं होती हैं, प्याली में ही रह जाती हैं। क्रिस्टलन। ठोस कार्बनिक यौगिकों के शोधन का यह सबसे सामान्य तरीका है। ये विधि जिस उपयुक्त विलायक में ये कार्बनिक यौगिक मिलाए जाते हैं, उसमें इनकी विलेयताओं में निहित अंतर पर आधारित होती है। अशुद्ध पदार्थ पाउडर के रूप में होते हैं। इन्हें किसी विलायक के साथ एक फ्लास्क में गर्म किया जाता है। विलायक की मात्रा केवल गर्म करने पर पदार्थ के घुलने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अब ये गर्म संतृप्त विलयन गर्म पानी की कीप से छान लिया जाता है। बाहरी कीप में परिचालित किए जाने वाला गर्म पानी विलयन को गर्म रखता है और कीप ही के अंदर क्रिस्टलीकरण नहीं हो पाता। यह गर्म निस्यंद बीकर में ठंडा किया जाता है। बड़े बड़े क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं और इन क्रिस्टलों को निस्यंद में से निस्यंदन के माध्यम से पृथक कर लिया जाता है। आसवन। आसवन द्रवों के शोधन की एक विधि है, जिसके द्वारा द्रव मिश्रण में से उनके विभिन्न घटकों से अलग अलग किया जाता है। एक फ्लास्क में द्रव मिश्रण को गर्म करने पर द्रव में उपस्थित कम क्वथनांक वाले घटकों का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। वाष्प को संघनित्र की सहायता से संघनित करके प्राप्त द्रव को ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। द्रव मिश्रण के वे घटक जिनका क्वथनांक उच्च होता है, बाद में वाष्पित होते हैं और इन द्रवों को अलग एकत्रित
किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन। जब दो द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, तब साधारण आसवन काम नहीं करता है। इस दशा में एक प्रभाजी कॉलम का उपयोग किया जाता है, जो एक लंबी नली के रूप में होता है और इसमें ऊपर जाती हुई वाष्प और नीचे आते हुए द्रव के मार्ग में अवरोध प्रदान किया जाता है। ए और बी द्रवों के मिश्रण को एक फ्लास्क में लिया जाता है, जिनके क्वथनांक क्रमशः 370 केल्विन और 380 केल्विन हैं। फ्लास्क को गर्म करने पर ए की ज्यादा वाष्प प्राप्त होती है और बी की वाष्प कम प्राप्त होती है। प्रभागी कॉलम में जैसे जैसे वाष्प ऊपर उठती जाती है, आंशिक रूप से संघनित द्रव नीचे गिरता है। बी की वाष्प ए की वाष्प की तुलना में जल्दी संघनित होती है और जो वाष्प ऊपर जाती है उसमें ए की मात्रा ज्यादा होती है। संघनित द्रव नीचे गिरता है और ऊपर उठती वाष्प से टकराकर पुनः ऊष्मा लेकर वाष्पित होता है, जिसमें बी के अणुओं की खपत होती है। प्रभागी कॉलम में यह क्रमिक प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉलम के शीर्ष पर बचने वाली वाष्प मुख्यतः ए की होती है, जबकि फ्लास्क में बचने वाला द्रव बी का होता है। निम्न दाब पर आसवन। ये विधि उन द्रवों के लिए प्रयुक्त होती है जो अपने क्वथनांक के निकट अपघटित हो जाते हैं। फ्लास्क की मुख्य गर्दन में एक लंबी केशिका नली यानी कैपिलरी लगा दी जाती है और बगल की दूसरी गर्दन में थर्मामीटर लगा दिया जाता है। बगल की ट्यूब संघनित्र से जोड़ दी जाती है, जो दूसरे छोर पर ग्राही से जुड़ी होती है। ग्राही एक पंप से जुड़ी होती है, जो दबाव को कम करता है। कम दबाव के साथ द्रव कम तापमान पर उबलने लगता है, जिससे तापमान अपघटन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उदाहरण, ग्लिसरॉल अपने क्वथनांक 563 केल्विन पर अपघटन के साथ उबलता है, पर यदि दबाव 12 मिलीमीटर तक कम कर दिया जाए तो ये 453 केल्विन पर बिना अपघटन के उबलने लगता है। भाप आसवन। इस विधि का प्रयोग उन पदार्थों के शोधन के लिए किया जाता है जो भाप में वाष्पशील और पानी में अमिश्रणीय होते हैं। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कोई द्रव उस तापमान पर उबलना शुरू करता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और दो अमिश्रणीय द्रवों का वाष्प दाब स्वतंत्र द्रवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अशुद्ध यौगिक में लगातार भाप प्रवाहित की जाती है, जो कि आस्वित करने के लिए आवश्यक है। भाप द्रव को गर्म करती है और जल को भी संघनित करती है। कुछ समय बाद जल और द्रव का मिश्रण उबलना शुरू कर देता है, क्योंकि मिश्रण का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस क्षण में तापमान पदार्थ के क्वथनांक या जल के क्वथनांक से कम होता है। द्रवों और पानी के इस मिश्रण को संघनित कर ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है, जिसे आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। विभेदी निष्कर्षण। जब कार्बनिक यौगिक किसी जलीय विलयन में उपस्थित होता है, तब उस कार्बनिक यौगिक को ऐसे विलायक का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है और ये विलायक जल में अमिश्रणीय हो। यदि कार्बनिक यौगिक की उस विलयन में घुलनशीलता कम होती है, तो यौगिक की सूक्ष्म मात्रा का निष्कर्षण करने के लिए विलायक की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। ये विधि सतत निष्कर्षण कहलाती है। वर्णलेखन। वर्णलेखन शोधन की एक ऐसी विधि है जिसे किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने, कार्बनिक पदार्थों की पहचान करने और उनकी शुद्धता की जांच करने के लिए
उपयोग में लाया जाता है। वर्णलेखन का वर्गीकरण। अधिशोषण वर्णलेखन, वितरण वर्णलेखन। अधिशोषण वर्णलेखन। अधिशोषण वर्णलेखन विभेदक अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार विभिन्न यौगिक भिन्न अंशों में किसी विशिष्ट अधिशोषक जैसे ठोस सिलिका या एल्यूमिना जेल पर अधिशोषित होते हैं। विभेदी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित दो प्रकार की वर्णलेखन तकनीकें निम्नलिखित हैं: कॉलम या स्तंभ वर्णलेखन और पतली परत वर्णलेखन। कॉलम वर्णलेखन। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न घटकों के मिश्रण को जब स्टार्च या चारकोल जैसे अधिशोषक से भरे हुए कॉलम से होकर गुजारा जाता है, तब विभिन्न घटक आंशिक या पूर्ण रूप से अधिशोषक के द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं और तब वे उपयुक्त विलायक, जिसे निक्षालक कहते हैं, उसकी मदद से अलग किए जा सकते हैं। पतली परत वर्णलेखन। इसमें एक अधिशोषक की पतली परत को किसी उपयुक्त आधार पर फैलाया जाता है, जैसे कांच की प्लेट। ये कांच की प्लेट पतली परत वर्णलेखन प्लेट या क्रोमोप्लेट कहलाती है। यौगिकों के मिश्रण का जिससे अवयवों को पृथक करना है, एक छोटा सा बिंदु टीएलसी प्लेट के एक छोर पर लगा दिया जाता है। अब प्लेट को कुछ ऊंचाई तक विलायक से भरे हुए बंद जार में डुबो दिया जाता है। जैसे जैसे विलायक ग्लास की प्लेट में आगे बढ़ता है, मिश्रण के अवयव भी अपने अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर प्लेट पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। गति में भिन्नता के कारण वे पृथक हो जाते हैं। मिश्रण के हर यौगिक के सापेक्ष अधिशोषण को मंदन गुणक आरएफ मान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे निम्न प्रकार से निकाला जा सकता है: आरएफ बराबर आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी x बटे आधार रेखा से विलायक की आगे तक की दूरी y। वितरण वर्णलेखन। वितरण वर्णलेखन एक तरह से कागज वर्णलेखन है, जिसमें विशिष्ट प्रकार का कागज, जिसे क्रोमेटोग्राफी कागज कहा जाता है, उपयोग में लाया जाता है। इस कागज के छिद्रों में जल अणु बंध जाते हैं, जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। क्रोमेटोग्राफी कागज के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर जार में लटका दिया जाता है। जार में कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक या विलायकों का मिश्रण भरा होता है, जो गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। विलायक पेपर की पट्टी पर ऊपर की ओर बढ़ता है और बिंदु के ऊपर प्रवाहित होता है। विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण ये अलग अलग दूरी तक जाते हैं और पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार विकसित पट्टी क्रोमेटोग्राम कहलाती है। रंगहीन यौगिकों को पराबैंगनी किरणों के नीचे रखकर या उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को छिड़ककर देखा जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान। कार्बनिक यौगिकों को कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ तेज गर्म किया जाता है। उत्पन्न हुई गैसों को परख नली के अंदर निर्जल कॉपर सल्फेट में से गुजारा जाता है और फिर चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि कार्बन उपस्थित होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं: कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कार्बन कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है, जिससे वो दूधिया हो जाती है, जो उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति को सूचित करता है। यदि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन उपस्थित है तो ये पानी की वाष्प बनाता है, जो निर्जल कॉपर सल्फेट से गुजरकर CuSO4 5H2O बनाती है, जिससे उसका रंग नीला हो जाता है।
अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। कार्बनिक यौगिक की हाइड्रोजन कॉपर दो ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर और पानी बनाती है। उत्पन्न पानी निर्जल कॉपर सल्फेट से क्रिया करके CuSO4 5H2O बनाता है, जिससे उसका रंग नीला हो जाता है। अन्य तत्वों की पहचान। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस जैसे अन्य तत्वों को लैसे परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित तत्वों को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर ये तत्व संयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। जब सोडियम कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के साथ क्रिया करता है, तब ये सोडियम संलग्न निष्कर्ष बनाता है। नाइट्रोजन के लिए परीक्षण। सोडियम संलग्न निष्कर्ष को फेरस सल्फेट के साथ मिलाने पर, जो कि सोडियम साइनाइड है, सोडियम पेरोसाइनाइड बनाता है। इस अभिक्रिया के दौरान फेरिक आयन बनता है, जो फेरोसाइनाइड से क्रिया करके फेरीफेरोसाइनाइड बनाता है, जिसका रंग नीला होता है। सल्फर के लिए परीक्षण। यदि कार्बनिक यौगिक में सल्फर उपस्थित है, तो इसे सोडियम संलग्न निष्कर्षण, जो कि सोडियम सल्फाइड है, उसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अभिकृत करने पर सल्फर की उपस्थिति के कारण जो बैंगनी रंग आता है, उसके द्वारा उसे पहचाना जा सकता है। हैलोजनों के लिए परीक्षण। सोडियम संलग्न निष्कर्षण के एक भाग को NaX नाइट्रिक अम्ल के द्वारा अम्लीकृत करके उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। यदि सफेद अपक्षेप बनता है, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलयित हो जाता है, तब ये क्लोरीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि पीला अवक्षेप बनाता है, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलय है, तब ये ब्रोमीन की उपस्थिति को दर्शाता है। और यदि ये पीला अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलय है, तब ये आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि नाइट्रोजन या सल्फर की संभावना होती है, तो परीक्षण के पूर्व सोडियम संलग्न निष्कर्षण को 2 मिनट तक उबाला जाता है, जिससे HCN और H2S के साइनाइड और सल्फाइड विघटित हो जाएं, जो परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। फास्फोरस के लिए परीक्षण। किसी कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उस कार्बनिक यौगिक को सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। बने हुए विलयन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाया जाता है। पीले रंग का अवक्षेप फास्फोरस की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। मात्रात्मक विश्लेषण। कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बनिक यौगिकों के एक नमूने को शुष्क शुद्ध ऑक्सीजन की भाप में कॉपर 2 ऑक्साइड की उपस्थिति में 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर पानी बनाती है और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उत्पन्न जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए मिश्रण को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली में से प्रवाहित किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का निर्धारण करने के लिए इस मिश्रण को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से प्रवाहित किया जाता है। कार्बनिक यौगिक के नमूने में उपस्थित हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1/9 कैल्शियम क्लोराइड के द्रव्यमान में वृद्धि और कार्बन का द्रव्यमान 3/11 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्रव्यमान में वृद्धि। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आकलन की 2 विधियां हैं, ड्यूमा विधि और केल्डॉल विधि। ड्यूमा विधि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के ज्ञात द्रव्यमान को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। इस स्थिति में कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होते हैं और नाइट्रोजन मुक्त होती है।
यदि अल्प मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है तो उन्हें गर्म कॉपर के तार पर प्रवाहित करके वापस अपचयित कर लिया जाता है। उत्पन्न गैसों के मिश्रण को भट्टी के द्वारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर देता है और नाइट्रोजन को नली के ऊपरी भाग से एकत्रित कर लिया जाता है। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत, जिसका द्रव्यमान m ग्राम है, 28 गुणे V गुणे 100 बटे 22,400 गुणे m, जहां V एसटीपी पर नाइट्रोजन का आयतन है। कैल्डोल विधि। कैल्डोल विधि में नाइट्रोजन का निर्धारण अमोनिया गैस के द्वारा किया जाता है। कार्बनिक यौगिक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। अमोनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य के साथ गर्म करने पर अमोनिया मुक्त होती है। इस उत्पन्न हुई अमोनिया को मानक सल्फ्यूरिक अम्ल के ज्ञात विलयन में अवशोषित कर लिया जाता है। उत्पादित अमोनिया का अनुमान प्रतिक्रिया में इस्तेमाल हुई सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा से लगाया जा सकता है। अमोनिया के अवशोषण के पश्चात अपशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को 4 के मानक विलयन द्वारा अनुमापित कर लिया जाता है। अम्ल की आरंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के अंतर से अमोनिया के साथ अभिकृत अम्ल की मात्रा ज्ञात होती है। नाइट्रोजन का प्रतिशत 1.4 गुणे m गुणे 2, V और V1/2 का अंतर बटे कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। यहाँ V बराबर H2SO4 का आयतन मिलीलीटर में, V1 बराबर NaOH का आयतन मिलीलीटर में, m बराबर H2SO4 की मोलारता। हैलोजन। कैरियस विधि। कार्बनिक यौगिक की निश्चित मात्रा को कांच की एक नली में सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में भट्टी में गर्म किया जाता है। इसे कैरियस विधि कहते हैं। बने हुए सिल्वर हैलाइड को अलग करके धोकर सुखाकर तौल लिया जाता है। हैलोजन का प्रतिशत x का परमाणविक द्रव्यमान गुणा m1 गुणा 100 बटे Ag(x) का आणविक द्रव्यमान गुणा m। यहाँ m1 Ag(x) का आणविक द्रव्यमान और m कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान है। सल्फर। कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को एक नली में सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल को बेरियम क्लोराइड मिलाकर बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कर लिया जाता है। अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाकर तौल लिया जाता है। सल्फर का प्रतिशत 32 गुणा m1 गुणा 100 बटे 233 गुणा m। यहाँ m1 बने हुए बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान है और m कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान है। फास्फोरस। फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर उसमें उपस्थित फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसे अमोनिया और अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाकर अमोनियम फॉस्फेटो मॉलिब्डेट के रूप में अवक्षेपित किया जाता है। फास्फोरस का प्रतिशत 31 गुणा m1 गुणा 100 बटे 1877 गुणा m। यहाँ m1 अमोनियम फॉस्फेटो मॉलिब्डेट का द्रव्यमान है और m कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन। किसी कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन का प्रतिशत भिन्नता की विधि से ज्ञात किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशतता की गणना उसमें उपस्थित अन्य तत्वों की प्रतिशतताओं के योग को
100 में से घटाकर निकाली जाती है। कार्बनिक यौगिकों की एक निश्चित मात्रा को नाइट्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म किया जाता है। उत्पन्न हुई गैसों के मिश्रण को रक्त तप्तकोप पर प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अब इस गैसीय मिश्रण को आयोडीन पेंटॉक्साइड मिलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। अभिक्रियाओं के अनुसार ऑक्सीजन का प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है: 16 गुणा कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान बटे 44 गुणा कार्बनिक यौगिक गुणा 100। क्या आप जानते हैं कार्बन सभी सजीवों में पाया जाता है? कार्बन एक अधातु है। ये अपने आप के साथ और कई अन्य रासायनिक तत्वों के साथ आपंत बना सकता है और लगभग 10 लाख यौगिकों का गठन कर सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, आसवन, विभेदी निष्कर्षण और वर्णलेखन कार्बन यौगिकों के शोधन की विधियां हैं। कार्बनिक यौगिक को कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ तेज गर्म करके उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन को सोडियम संगलन निष्कर्ष के द्वारा पहचाना जा सकता है। कार्बनिक यौगिक के नमूने में उपस्थित हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1/9 कैल्शियम क्लोराइड के द्रव्यमान में वृद्धि और कार्बन का द्रव्यमान 3/11 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्रव्यमान में वृद्धि। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत, जिसका द्रव्यमान m ग्राम है, निम्न है। इसमें V STP पर नाइट्रोजन का आयतन है। किसी कार्बनिक यौगिक में हैलोजन का प्रतिशत X का परमाणविक द्रव्यमान गुणा M1 गुणा 100 बटे AgX का आणविक द्रव्यमान गुणा M है, जहां M 1 AgX का द्रव्यमान और M कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान है। किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का प्रतिशत 32 गुणा M1 गुणा 100 बटे 233 गुणा M है। यहाँ M1 बने हुए बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान है और M कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। किसी कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस का प्रतिशत 31 गुणा M1 गुणा 100 बटे 1877 गुणा M है, जहां M1 अमोनियम फॉस्फेटोमोलिब्डेट का द्रव्यमान है और M कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान है। किसी कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन का प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है: 16 गुणा कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान बटे 44 गुणा कार्बनिक यौगिक गुणा 100।